Students, welcome to Shortcut. We are starting chapter number 9 from our social science book of class 9th, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. तो मैं आपको बता दूं पहले, इस वीडियो के एंड में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो तब तक देखते रहिए मेरा वीडियो लास्ट तक। तो शुरू करते हैं, चलिए इसे इंट्रोडक्शन के साथ। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड Indian Constitution preamble and important pillars as well as the specific characteristics. In this chapter we'll study about other important characteristics of Constitution, that is fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. इसको ऐसे थोड़ा राउंड ऐसे लेके जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि स्टेट को एक गाइडेंस के तौर पे वो काम करते हैं ताकि हमें किस प्रकार से अपनी स्टेट को, देश को चलाना है उसके बारे में एज अ गाइडेंस दिया जाता है। तो उसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा टॉपिक ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या है, जिसको आप हिंदी में पहले हम जानेंगे व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानवाधिकार। मानवाधिकार मतलब जो मानव कौन है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो मानवाधिकार यानी कि अधिकार, मानवों के अधिकार, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होती हैं जो हर एक व्यक्ति को दी जाती हैं। अब देखिए, आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिली हैं वो आपको किसने दी हैं, आपके कंट्री ने दी हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो आपके मौलिक अधिकार, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो आपको आपके देश ने दिए हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार जो कि दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को दिया जाए। अगर कोई अफ्रीकन है, अमेरिकन है, उसको हमारे भारत में जो हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिली है वो उन लोगों को यहाँ आने के बाद नहीं मिलेंगी क्योंकि वो अमेरिकन्स हैं, वो वहाँ के सिटीजन्स हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वो पूरी दुनिया के लोगों को मिले। तो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स मतलब हर एक देश के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग हो सकती हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो हैं वो पूरी दुनिया के लोगों को एक समान दी गई हैं ताकि सबका डेवलपमेंट हो सके, यानी कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार से भेदभाव न किया जा सके। तो इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो हर एक सिटीजन का, भले वो दुनिया के किसी भी कंट्री का है। तो हम बात करते हैं, इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन्स आर कन्फर्ड विद बेसिक राइट्स। हम जानते हैं कि हर एक देश के अंदर जो डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर उनको क्या दी जाती हैं, राइट्स दी जाती हैं। अ पर्सन इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कैन एक्सपीरियंस द बेसिक राइट्स। द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स आर एश्योर्ड बाय सोसाइटी एंड नेशन एज वेल। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे भारत में हम लोग हैं, तो हमारे पास जो राइट्स हैं, हमारी राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एट्सेट्रा, वो सब हमारी सिक्योर हैं। हमें हमारा देश जो है, हमारे कोर्ट्स हैं, वो सब हमारी मदद करते हैं उसको हमें हमारे पास मतलब हम अपनी राइट्स को एंजॉय कर सकें, इसमें हमारे पास ये देश और हमारे कोर्ट्स जो हैं वो हमें मदद करते हैं इस चीज़ में। लेकिन वैश्विक स्तर पर क्या किया जाए, ये तो मेरे देश के राइट्स हैं लेकिन दूसरे देशों में तो राइट्स अलग होंगे। तो ऐसे में द पर्सन बाय हिज बर्थ ओन्स राइट्स which are his or her basic rights which are known as human rights। तो यहाँ पर कोई भी इंसान जब वो पैदा होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, तब वो पैदा होते ही उसको कुछ राइट्स मिल जाती हैं और ये सब वो राइट्स हैं जो बेसिक यानी कि एक इंसान होने के नाते उसको मिलनी चाहिए। इसी को हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स के अलावा जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो थोड़ी अलग पड़ जाती हैं, तो वो भी हमारे अधिकार ही वो भी इसी प्रकार के हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि फंडामेंटल राइट्स कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगे, लेकिन ह्यूमन राइट्स पूरे वर्ल्ड में सिमिलरली इक्वली सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948। तो देखिए, हमारे देश ने हमको फंडामेंटल राइट्स दी हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। लेकिन ह्यूमन राइट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था 10 दिसंबर 1948 को। 1948 के 10 दिसंबर को ये डिक्लेयर किया गया था कि हर एक व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, और इसीलिए हम 10 दिसंबर को कौन सा दिन मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे। अब जब ह्यूमन राइट्स की अनाउंसमेंट की गई ग्लोबली, यानी कि पूरी दुनिया में इसको मतलब अनाउंस किया गया कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, तो इसके अंदर
भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी कुछ बदलाव किए गए, कुछ और राइट्स को ऐड कर दिया गया। देयर बाय दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन अ डिग्निफाइड वे। तो इस तरह से इन राइट्स को डिग्निफाइड वे में एक इज्जत भरे तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता। देखिए ह्यूमन राइट्स जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा राइट्स थी जो कि एज अ ह्यूमन हम सब लोगों को मिलने चाहिए। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ही ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किए गए उसके साथ, जैसे आप जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में अप्लाई की गई है, जिसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? 1950 में 26 जनवरी को। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तब लिखी जा रही थी, तो ह्यूमन राइट्स की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने उसमें ऐड की हैं ताकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को ह्यूमन राइट्स की राइट्स भी मिले और फंडामेंटल राइट्स भी हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो वी आर वेरी लकी टू लिव इन इंडिया एंड एंजॉइंग दीज राइट्स। Thus those human rights which are included by Constitution of India are known as fundamental rights। तो ये जो राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी थी उनको हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स कौन सी हैं जो हमारे देश ने हमें दी हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स भारत में जो हैं वो पूरी दुनिया में सेम नहीं होंगी। ऑल्दो ह्यूमन राइट्स जो थी उसको भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया है, इस कारण से हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं दैट इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। These human rights proclaim the human beings to live in a dignified way। ये ह्यूमन राइट्स जो हैं ये इंसान को एक फ्रीडम देती हैं कि वो एक इज्जतपूर्ण तरीके से इज्जत भरी ज़िंदगी जी सके। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स द बेसिक नीड्स, यानी कि बेसिक ज़रूरतों की बात करें, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ की बात की जाए, ये सब चीज़ें हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। कैसे? रिस्पेक्टफुल तरीके से और डिग्निफाइड तरीके से, यानी कि इज्जत भरे तरीके से। ऐसा नहीं है कि किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो उसको कोई खाना अगर दिया जा रहा है तो उसको बेइज्जत करके दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसको रिस्पेक्टफुली खाना दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जो शॉप्स रहती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, जहाँ पे राशन की दुकानें, जहाँ पे राशन जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी के द्वारा बहुत ही कम दाम पे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है उधर लोगों को ऐसे धक्के मार मार के या बड़ी ही बेइज्जती करके उनको दिया जाता है, वहाँ पर भी पूरी इज्जत से वो लोग सामान लेते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्री अलाउज इट्स सिटीजन टू एंजॉय इक्वल राइट्स फॉर मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट। अब जैसे कि भारत एक डेमोक्रेसी है, ऐसे देशों के अंदर हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट्स एंजॉय करने का अधिकार दिया जाता है ताकि देश की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। द स्टेट गारंटीज सच अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट वेयर इन वन हैज़ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अ ट्रू आइडेंटिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब स्टेट जो है यानी कि कंट्री की बात कर रहे हैं हम, देश की बात करें, देश गारंटी देता है, यानी कि एक पूरे तरीके से सुरक्षा का वादा किया जाता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है जहां पर उनकी फंडामेंटल राइट्स को पूरे तरीके से क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा उनकी फंडामेंटल राइट्स को। और ये प्रोटेक्शन अगर किसी देश के अंदर किया जाता है फंडामेंटल राइट्स का, तो ये ट्रू आइडेंटिटी है एक कंट्री के डेमोक्रेटिक कंट्री होने की। जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वो कंट्री सिर्फ नाम की ही डेमोक्रेसी होती है, लेकिन भारत जो है रियल में एक डेमोक्रेसी पूरी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल पेश करता रहा है शुरू से। आगे हम पढ़ेंगे अभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमने ह्यूमन राइट्स तो देख लिया, फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। व्हाट आर दीज फंडामेंटल राइट्स? आप फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं, यहाँ जैसे कि आपको मैं हमारी जो 6 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें से हम पहली शुरू करते हैं रीड करना। राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। इक्वालिटी किस चीज़ की इक्वालिटी? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नज़र में हम सब लोग इक्वल हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब लोग जो हैं कानून सबको इक्वली प्रोटेक्ट करता है, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं देखता है। तो ये सब चीज़ें इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में शामिल की जाती हैं। दिस फंडामेंटल राइट इज़ द मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट जो है वो दूसरी राइट्स की एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। एंड प्रिविलेजेस गारंटीड टू इंडियन सिटीजन्स, और भारतीय सिटीजन्स को गारंटी देता है कि सब लोगों को ये राइट्स दी जाएंगी। इट इज़ वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the courts to exercise his or her right to equality। अब यहाँ पर ये भी दिया गया है हमें अधिकार कि हर एक जो व्यक्ति है भारत का सिटीजन जो है वो इजी एक्सेस यानी कि आसानी से किसी भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है अपनी राइट टू इक्वालिटी को बचाने के लिए, या उसके संदर्भ में अगर उसके साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है तो आसानी से वो अपनी राइट्स को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, नो पर्सन शैल बी शोन फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एट्सेट्रा। किसी भी व्यक्ति को इस राइट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पे
फेवरेटिज्म यानी कि किसी का भी फेवर नहीं होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर फेवरेट नहीं है, भले रंग भेद के आधार पे, उसकी कास्ट के हिसाब से, भाषा के आधार पे, रीजन के हिसाब से देखा जाए, नो फेवरेटिज्म। यानी कि जो भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक है और भारत ही उसके लिए सर्वोच्च कार्य क्षेत्र है। वो अपनी स्टेट को या अपने पर्टिकुलर ग्रुप को या अपनी कास्ट के लोगों को किसी भी तरीके से फेवरिज्म नहीं कर सकता है। उसकी कर्म भूमि भारत है और वो भारत के लिए काम करेगा, किसी भी अन्य राज्य के लिए नहीं या अपनी पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के लिए नहीं। सब लोग उसके लिए समान हैं। लॉ इज इक्वल टू ऑल, सबके लिए कानून जो है वो इक्वल है। फ्रॉम द पियन टू प्राइम मिनिस्टर, देखिए पियन जो है और प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के लिए कानून समान है। अगर कोई गुनाह किया जाता है पियन के द्वारा या फिर वही गुनाह किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो दोनों जो हैं उनके ऊपर सिमिलर मुकदमा चलाया जाएगा और सिमिलर सज़ा दोनों को दी जाएगी एज पर द लॉ। दे आर ट्रीटेड इक्वली एंड आर बाउंड टू जनरल कोड ऑफ लॉ, हाउएवर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स हैव सर्टेन प्रिविलेजेस। तो ये लोग जो हैं इनको सिमिलर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को थोड़े एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए जाते हैं। इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली, लॉ जो है वो हर एक सिचुएशन के अंदर इक्वली अप्लाई किया जाना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन और स्पेसिफिक फेवरेटिज्म शोन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास, किसी पर्सन को या किसी पर्टिकुलर क्लास को किसी भी तरीके से फेवरेटिज्म नहीं किया जाना चाहिए। एवरी लॉ शुड बी इक्वली डिसमिनेटेड, हर एक जो कानून है उसको इक्वली अप्लाई किया जाना चाहिए। Every person shall have equal admittance to public places like shops, restaurants, hotels, public entertainment places, to make any special and have equal access to roads and lakes and use of public wells and bathing ghats। यानी कि भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति है उन सबको इक्वली अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे जा सके, जैसे कि शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स में जाते हैं आप लोग, रोड्स और लेक्स का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक वेल हो गया या बाथिंग घाट्स यानी कि नदी के किनारों में जहाँ स्नान वगैरह किया जाए, तो यानी कि किसी पर्टिकुलर धर्म का, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का वहाँ पर कोई मेन अधिकार नहीं है कि भाई ये तो हमारा है, यहाँ पर तुम लोग अलाउड नहीं। जैसे कि पुराने समय में हमारे यहाँ पे होता था, पता है ना आपको, कि क्या किया जाता था, जो ब्राह्मण थे ये लोग क्या करते थे, ये काउंट किए जाते थे एज द सुपीरियर कम्युनिटी, और जो चौथी हमारी कम्युनिटी थी जिसको हम बोलते थे शूद्रास, ये बेचारे ऐसे लोग होते थे जो मोची हो गए, छोटे मोटे काम करने वाले ये लोग होते थे, तो इनको गांव से बाहर रहने की जगह दी जाती थी, इनके कुएं अलग होते थे, इनकी बस्तियां अलग होती थी, ये शहर के अंदर अलाउड ही नहीं होते थे। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं आज नहीं देखने को मिलती हैं, उसका कारण है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से शामिल किया गया है कि ऐसी चीज़ें करने वालों को गुनहगार समझा जाएगा। However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any socially and educationally backward class or scheduled caste and scheduled tribe। अब ये तो इक्वालिटी की बात, लेकिन स्टेट के पास पावर होती है कि महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए वो स्पेशल कुछ अरेंजमेंट कर सके, यानी कोई स्पेशल कानून बना सके। इसके अलावा जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, जिसमें हम SC ST को शामिल करते हैं, इनकी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जाए तो इन लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कुछ सीट्स इन लोगों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड हायर एजुकेशन अंडर द स्टेट। कोई भी व्यक्ति जो है उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, भले वो गवर्नमेंट सर्विसेज की बात है, यानी कि सरकारी नौकरी की बात की जाए या फिर हायर एजुकेशन की बात की जाए, तो यानी कि जो सीट्स का बंटवारा होता है, यानी कि जो सीट्स अलॉट की जाती हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, मेडिकल सीट्स हो गई या फिर इंजीनियरिंग में कॉलेजेस के अंदर, वो सब इन चीज़ों से ऊपर उठ कर की जाती है, यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इन मैटर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज इक्वल अपॉर्चुनिटी हैव टू बी ऑफर्ड टू ऑल द सिटीजन। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाती है, जो कि सरकारी नौकरियां हैं, जैसे कि IAS IPS की जो भर्तियां वगैरह, तो वहाँ भी सब कम्युनिटीज़ के लिए इक्वली ओपन अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, वहाँ भी कहीं भेदभाव नहीं किया जाता है। हाउएवर द स्टेट इज़ गिवन परमिशन टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर सेट सर्विस। लेकिन सरकार स्टेट को ये परमिशन जरूर दी जाती है कि क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो मांगी जाए। अब अनपढ़ आदमी को तो नहीं बिठा सकते ना कलेक्टर की पोस्ट पे, तो वो सरकार कर सकती है। As a guarantee to social justice and personal dignity, untouchability is abolished। अब सोशल जस्टिस के तौर पे बात की जाए, यानी कि सबको सामाजिक न्याय मिले, फिर पर्सनल डिग्निटी यानी कि आपका स्वयं की, आपकी खुद की जो इज्जत है आपकी, जो उसकी गारंटी हमारी सरकार, हमारी ये राइट्स हमको देती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमको देती है
इसी कारण से अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जो है उसको टोटली हमारे समाज से एबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। इसकी प्रैक्टिस जो है अगर आज कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, यानी कि उसको एक दंडनीय अपराध के रूप में देखा जाता है। और आज हम कैसे कह सकते हैं कि सब जगहों पर इक्वालिटी हो गई है? क्योंकि टाइटल्स और एपिथेट्स की बात की जाए, यानी कि आप जानते हैं ना टाइटल्स और एडजेक्टिव्स, एपिथेट जो कि आपने अभी हमने फिगर्स ऑफ स्पीच में भी एक्सप्लेन किया था, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब है एडजेक्टिव्स, यानी कि किसी के नाम के साथ कुछ लगाया जाता है। टाइटल्स उनको अलग अलग ओहदे दिए जाते हैं। जैसे कि टाइटल्स की बात की जाए जो कि समाज के अंदर लगाए जाते थे पहले, जैसे कि पहले आप जानते थे सर लगाया जाता था, दीवान जी, राय बहादुर, यानी कि ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि लोगों के नाम के आगे लगाए जाते थे। जैसे कि आप मूवीज़ के अंदर देखते हैं दीवान का नाम दीवान जी लिया जाता है, राय बहादुर साहब। तो ये चीज़ें थी, ये टाइटल्स थे जो कि बताते थे कि आदमी समाज में दूसरों से ऊंचा है, यानी कि एक भेदभावपूर्ण ऐसे शब्द थे जो कि उसका दर्जा दूसरे लोगों से ऊपर बताते थे। तो इन सब टाइटल्स को सोसाइटी से पूरे तरीके से क्या कर दिया गया है? रिमूव, पूरे तरीके से हटा दिया गया है। After independence, the government, in order to felicitate special contributions and achievements of individuals in various fields, gives special awards like, अब अलग अलग लोगों को पहले तो ये टाइटल्स दिए जाते थे जिससे समाज के अंदर एक इनइक्वालिटी पैदा होती थी। आज इन सब टाइटल्स को हटा दिया गया है और इनकी जगह पर सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे, परमवीर चक्र जैसे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं ताकि उस व्यक्ति के कार्य को सराहा जा सके। परमवीर चक्र जो है ये मिलिट्री सर्विसेज में दिया जाता है, जो हमारे सैनिक हैं उन लोगों को परमवीर चक्र दिया जाता है। इसमें एडजेक्टिव्स की बात करें जैसे कि जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, मेजर, जनरल, कर्नल, ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये भी आर्मी मिलिट्री वालों के नाम से पहले लगाए जाते हैं, लेकिन इससे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो रैंक्स, ये तो रैंक्स होते हैं। आप देखिए जनरल हो गया, मेजर जनरल, जनरल, कर्नल, देन चीफ मार्शल, एयर मार्शल, फील्ड मार्शल एट्सेट्रा। ये जो शब्द रहते हैं ये एडजेक्टिव्स हैं जो कि हमारी आर्मी के अंदर, डिफेंस लाइन के अंदर, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, जो हमारी एयरफोर्स है, इनके अंदर ये नाम दिए जाते हैं, ओहदे, ये रैंक्स दिए जाते हैं। लेकिन ये रैंक्स किसी को छोटा बड़ा नहीं बताते हैं, ये उस ऑफिसर का दर्जा बताते हैं कि उसने वो कौन से दर्जे का ऑफिसर है। तो इस कारण से ये जो है, ये नाम जो है, ये जो रैंक्स हैं, ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं करते हैं, इसलिए इसको अप्लाई आज भी किया गया था। एम ऑफ दिस राइट इज़ टू फॉर्म एन इक्विटेबल सोसाइटी एंड देयर बाय एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ये जो राइट है इसका काम क्या है? एक इक्विटेबल सोसाइटी, एक इक्वालिटी सोसाइटी के अंदर क्रिएट करना, और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानूनी तौर पे सब कुछ चले, यहाँ पर कानून का फॉलो किया जाए लोगों के द्वारा। इसी उद्देश्य से इस लॉ को बनाया गया है। टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस। To provide specific services to different types of groups or classes, there can be different types of provisions under law. For example, there are different laws for advocates, doctors, teachers, insurance agencies, women, juveniles. अब राइट टू इक्वालिटी यानी कि सब लोग समान हैं, लेकिन हर एक अलग अलग ग्रुप्स जो हैं, मतलब अलग अलग कार्य क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे कि एडवोकेट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इंश्योरेंस एजेंसीज हो गई, महिलाएं होगी, जुवेनाइल मतलब बच्चे हो गए। तो इन सब के लिए जो प्रोविजंस, जो कानून है वो अलग अलग बनाए गए हैं। एडवोकेट्स के लिए अलग हैं, डॉक्टर्स के लिए। अब इसमें इक्वालिटी का किसी प्रकार से, राइट टू इक्वालिटी का भंग नहीं होता है कहीं भी, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उनको अलग अलग फील्ड के होने के कारण, उनकी फील्ड से रिलेटेड उनको अलग अलग राइट्स अलग अलग दी गई हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। तो इसका एक और पार्ट है, वो क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि जितना आप काम करते हो उतना ही आपको पेमेंट मिलेगा। यानी कि जैसे कि कोई भेदभाव नहीं है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि जो आदमी जो है, भले वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है, कोई भी है, वो जितना काम करता है उसको भी उतना ही पगार मिलेगी जितने दूसरों लोग को। वहाँ पे भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये है हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर, राइट टू इक्वालिटी। कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से, ये टॉपिक जो हमने पढ़े इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? एक्सप्लेन। ह्यूमन राइट्स क्या है और इसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। Human rights are rights inherent by all human beings irrespective of their nationality, place of residence, sex, color, religion, language और any other status। तो human rights वो rights हैं
जो कि हर एक व्यक्ति को दिए गए हैं, भले वो किसी भी कंट्री का है, यानी कि उसकी नेशनैलिटी के आधार पर इसको बांटा नहीं गया है, दुनिया के किसी भी राष्ट्र के लोगों को ये दिया गया है, उसकी जगह रेजिडेंस वो कहाँ रहता है उससे भी, या किसी भी आधार पर उससे किसी भी तरीके का भेदभाव किए बिना हर एक दुनिया के नागरिक को ये दिया गया है। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच नॉट ओनली गिव पर्सन हिज और हर basis of existence but also overall development in which society helps to construct an environment which enables him or her to grow। अब ह्यूमन राइट्स न सिर्फ एक आदमी को राइट्स देते हैं, ये वो राइट्स हैं जो कि व्यक्ति को बेस देते हैं एग्जिस्टेंस का, कि वो व्यक्ति दुनिया में है, यानी कि उसके एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देते हैं। इससे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है समाज के अंदर, जिससे उस व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सके, भले वो कुछ भी हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो। Citizens of each democratic country are conferred with these basic rights. Moreover, the society as well as the nation takes care of these rights are protected। अब जो दुनिया के अलग अलग देशों के लोग हैं, खासकर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात की जाए, उन सबको ये राइट्स दी गई हैं, और सोसाइटी ही नहीं, देश भी ध्यान रखता है कि उनकी ये राइट्स प्रोटेक्ट की जाए। एवरी पर्सन गेट्स दीज बेसिक राइट्स फ्रॉम द टाइम ही वाज बोर्न, यानी कि जैसे ही उसका जन्म होता है तब से ये राइट्स उसको मिल जाती हैं, इसी कारण से इसको ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर 1948 को अप्लाई किया था, अनाउंस किया था इसको, और इसी कारण से हम 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये होना चाहिए, तो देखिए इंपॉर्टेंस के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंस इसमें बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो ह्यूमन बींग्स को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने में मदद करते हैं। डिग्निफाइड लाइफ मतलब एक इज्जतपूर्ण जीवन, इज्जत भरा जीवन जीने में। एज पर दीज राइट्स एवरी ह्यूमन बीइंग शुड गेट बेसिक नीड्स, यानी कि हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है उसको बेसिक ज़रूरतें जो है, हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़, ये मिलनी चाहिए। फिर टेकिंग एस्पिरेशन फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स announced in the world, India has incorporated certain important and basic human rights from the announced rights into its constitution। जैसे ये राइट्स को अनाउंस किया गया था तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन उस समय लिखी जा रही थी, तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किया है। बाय एडिंग दीज राइट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट्स नाउ एंजॉय अ लीगल स्टेटस। दीज एडेड राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और ये जो राइट्स हैं इनको हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, इस कारण से ये लीगल हो गए सबके लिए, कानूनी तौर पे ये कंपलसरी हो गया इसको मानना और फॉलो करना, और ये अधिकार जो है सब लोगों के पास पहुंच गए हैं, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट्स भी हम कहते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स हैं वो इन राइट्स को इक्वली एंजॉय करते हैं। ये राइट्स जो हैं ये उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम देते हैं। सिटीजन्स एंजॉय दीज राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के राइट्स उनको दिए जाते हैं। गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ध्यान रखते हैं कि लोग अपनी राइट्स को एंजॉय करें और उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का इंपॉर्टेंस जो कि हमने अभी देखा, ये जो हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप काफ़ी कुछ इसमें से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिग्निफाइड लाइफ, आप इन दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके लिख सकते हैं। डिग्निफाइड लाइफ हो गया, दूसरा ये लीगल स्टेटस मिल गया इससे, तीसरा इक्वल राइट्स डेमोक्रेसी में मिले हैं इनको। दीज राइट्स गिव सिटीजन्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको ये राइट्स एंजॉय करने को मिलती हैं। द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है सरकार और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये राइट्स जो हैं इक्वालिटी प्रदान करते हैं सिटीजन्स को, भारत के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनको इक्वालिटी प्रदान करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से। ये अलग अलग तरह के फ्रीडम्स, जैसे कि फ्रीडम्स सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रीडम टू द सिटीजन, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, ये सब अधिकार भी इनको दिए जाते हैं। ये भारत में किसी भी पार्ट में जाके बस सकते हैं, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें कौन देता है, हमारी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये आती है। दीज राइट्स ऑल्सो अलाउ वन टू कंटिन्यू एंड एक्सपांड वंस कल्चर, अपने कल्चर को आप कंटिन्यू रख सकते हैं और उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसके अंतर्गत आप एजुकेशन ले सकते हैं, एक साफ़ सुथरी जगह पर, हाइजीनिक प्लेस पे, सेफ एनवायरनमेंट में आप काम कर सकते हैं, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे, पार्क, थिएटर्स में आप जा सकते हैं, तो ये सब अधिकार हैं हमारे, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। इफ सिटीजन डज नॉट गेट दीज राइट्स एज पर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, अगर उसको अधिकार नहीं मिलते हैं किसी भी तरह से, यानी कोई भी राइट से उसको वंचित रखा जाता है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के अंतर्गत वो कोर्ट में जा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट शॉर्ट नोट ऑन राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा लास्ट, उसके बारे में। राइट टू इक्वालिटी मतलब एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ,
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पे। द राइट्स ऑफ इक्वालिटी सर्व्स एज फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स, इसको एक फाउंडेशन की तरह माना गया इस राइट को दूसरी राइट्स की, क्योंकि अगर आज़ादी नहीं होगी तो फिर आपकी बाकी राइट्स आपको कहाँ से मिलेगी। तो दिस राइट इज कंसिडर्ड द चीफ गारंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। राइट्स यानी कि सिटीजन्स को राइट्स जो प्रोवाइड की जाती हैं उसकी तौर पे एक चीफ गारंटी के तौर पे इस राइट को देखा जाता है। तो इस कारण से ये बहुत ही ज़रूरी है हर एक सिटीज़न के लिए कि वो इस राइट को अपनी फॉलो करे, इस राइट को अपनी एंजॉय करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इजी एक्सेस टू कोर्ट्स भी उनको दिया गया है कि वो अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आसानी से कोर्ट में जा सकते हैं अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल राइट, हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स हैं। शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, इवन रोड्स, पार्क्स का यूज़ करने में, पब्लिक वेल्स का यूज़ करने में, उनको म्यूजियम्स, टेम्पल्स वगैरह में जाने के लिए सब लोग फ्री हैं, यानी कि इक्वल राइट है। कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ये चीज़ नहीं बन सकती कि ये ग्रुप के लोग इसमें अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि ख़त्म। अबॉलिश मतलब ख़त्म करना, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, यानी कि जो पहले गरीब लोग यानी कि जो लो कास्ट वाले लोग होते थे उनको टच नहीं किया जाता। तो ये सब चीज़ें अब क्या हैं, पनिशेबल बाय लॉ, लॉ के अंतर्गत ये पनिशेबल हैं। आगे हमें देखने को मिल रहा है हमारा इक्वालिटी इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में इक्वालिटी। अब हर एक जो व्यक्ति है अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी, जितने भी लोग हैं, अब देखो इस आंसर को हमने दो पार्ट कर लिया। पहला यहाँ पर मीनिंग दिया इसका, अब दूसरे में हम देख रहे हैं इक्वालिटी आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। अब राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भले वो किसी भी कलर, कास्ट, क्रीड का है, लेकिन उसके साथ जो बर्ताव है वो सिमिलर, एक सरखा होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो एक लेबरर है या एक पियोन है या फिर एक प्राइम मिनिस्टर है, सबको इक्वली कानून की नज़रों में देखा जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन या स्पेसिफिक फेवरेटिज्म किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर कास्ट को नहीं दिया जा सकता है। एवरी लॉ शुड अफेक्ट इक्वली टू ईच पर्सन, लॉ जो है वो सब लोगों के ऊपर समान रूप से है, वो उसका प्रभाव सब पे समान पड़ता है। कोई भी आदमी जो लॉ को तोड़ता है उसको कोर्ट के हिसाब से सज़ा दी जाती है। तो ये आइज ऑफ लॉ। दूसरा है इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन की बात की जाए, हायर एजुकेशन के लिए आप फ्री हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको अधिकार है, आपको एडमिशन चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ भी मिलेगा आपको बिना भेदभाव के। किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए एजुकेशनल फील्ड के अंदर। या फिर हम बात करें अगर एम्प्लॉयमेंट की, तो वहाँ भी जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो है या फिर लॉ सेट फॉर एडवोकेट्स, ये सब अलग अलग हैं अलग अलग लोगों के लिए। लेकिन जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी तरीके से उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जैसे हमने पढ़ा था वो सेट किया जा सकता है कि जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए MBBS और MD करना ज़रूरी है। MBBS तो करना ज़रूरी है। अगर आप सोचें कि मैं फार्मेसी करके डॉक्टर बन जाऊं तो वो तो नहीं होगा ना। तो ये स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन है वो सरकार जरूर तय करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज दैट पीपल वर्किंग एट अ सेम लेवल हैव द राइट टू गेट इक्वल रिम्यूनरेशन। अगर एक ही जगह पर आप काम कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो, तो आपका रिम्यूनरेशन यानी कि आपका जो पगार है वो भी आपको सेम मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब स्पेशल प्रिविलेजेस की बात की जाए तो स्पेशल प्रिविलेज में यानी कि हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। स्टेट के पास ये भी राइट है कि वो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स कर सकता है, किसके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, या फिर सोशली और बैकवर्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST के लिए भी वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। स्टेट में ऑल्सो सेट असाइड सम पोस्ट फॉर पीपल ऑफ बैकवर्ड, यानी कि स्टेट जो है वो पोस्ट, कुछ स्पेशल पोस्ट खोल सकता है किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों के लिए, विच आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट एंड हैंस अपलिफ्टमेंट, यानी कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि SC ST जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसी पोस्ट जनरेट की जाती हैं जहाँ पर सिर्फ वो लोग काम करते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सम डिफरेंट राइट्स टू इक्वालिटी टू सर्टेन ग्रुप्स, कुछ अलग पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए डिफरेंट राइट्स उनकी होती हैं, जैसे कि अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए, अलग अलग सर्वेंट्स के लिए, जैसे कि लॉयर्स के लिए अलग हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, सब लोगों के लिए अलग अलग लॉज बनाए जाते हैं। यूज़ ऑफ टाइटल्स ऑफ ऑनर, ऑनर्स की बात की जाए, जैसे हमने भी वीडियो में ही देखा था कि जो ऐसे टाइटल्स हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं, जैसे सर, दीवान जी, राय बहादुर एट्सेट्रा, वो निकाल दिए गए हैं।
फिर एकेडमी यानी मिलिट्री के अंदर ये जो टाइटल्स हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन वो एक अलग तरीके से, मतलब वो रैंक प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आजकल जो लोगों को सम्मानित करने के लिए जब ये जो सब टाइटल्स इनको हटा दिया गया, इनकी जगह पर भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह का यूज़ किया जाता है। फिर मेजर जनरल, मार्शल, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। परमवीर चक्र वगैरह ये हमारी आर्मी में यूज़ किया जाता है, लेकिन वैसे रेगुलरली इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से राइट टू इक्वालिटी जो है हम लोगों को इक्वल बताती है सब जगह पर, यानी कि वी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्री। तो वी शुड बी वेरी हैप्पी कि भाई हम लोगों को ये सब राइट्स मिली है भारत के अंदर रहते हुए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पर हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाकर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।